छावा फिल्म में भी है ये कि मराठे हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं, जय चंडी। अरे मराठे जो थे वो उस तरह से सनातनी नहीं थे उस समय। जब संभाजी जब मारे गए 1689 में, तो औरंगजेब ने शाहू महाराज को और उनकी माँ को, जिसका रोल रश्मिका मंदाना ने प्ले किया है फिल्म में, उसकी माँ यसुबाई को वो अपने हरम में ले गए। और अपने हरम में उन्होंने क्या किया। और औरंगजेब को अगर डिफाइन करे कि औरंगजेब की क्या हैसियत थी और शिवाजी की उस वक्त क्या हैसियत थी, किस तरह इसको देखते हैं दोनों को। और जब औरंगजेब की डेथ हुई तो उस समय भारत सबसे बड़ा अंपायर था। 1659 में उन्होंने एक फरमान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पुराने मंदिर हैं उनको उनकी रक्षा होनी चाहिए और नए मंदिर ज्यादा नहीं बनने चाहिए। अब क्यों नहीं बनने चाहिए? औरंगजेब ने हर साल 1 लाख हिंदुओं का कत्ल किया। ये बताइए कि चंद्रभान ब्राह्मण उसके साथ, ईश्वरदास नागर उनके साथ, बीरबल का पूरा जो एक लेगेसी है वो उनके साथ, जाट उनके साथ, किसका कत्ल किया ये तो कोई बताए। तो औरंगजेब ने ऑर्डर दे दिया कि सारा इनका जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज हैं सबको जब्त कर लिया जाए एंड दे शुड बी इजेक्टेड फ्रॉम इंडिया। भारत में इनका आना बैन है। संभाजी के इस तरह के टॉर्चर की बात नहीं है। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, वो पूरा रिकॉर्डेड है कि वो पैर पे गिर के उन्होंने सजदा किया, लौट गए। शम्मा जी के बारे में तो ये फेमस है कि उनको मतलब फेमस क्या, ये तो किताबों में है कि शिवाजी ने उनको 2 बार बंदी बनाया था पन्हाला फोर्ट में। संभाजी का एग्जीक्यूशन हुआ तो कवि कलश का भी एग्जीक्यूशन हुआ। और कवि कलश कौन थे? कवि कलश मेरे एंसेस्टर थे। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। बादशाह औरंगजेब आलमगीर, जिनका असल नाम था अबुल मुज़फ़्फ़र मोहिउद्दीन, उन पर लगातार तरह तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं और सियासत पूरी औरंगजेब आलमगीर के इर्द गिर्द आकर रह गई है और उसी पर अब कई इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है मशहूर हिस्टोरियन और मौर्रिख जनाब अमरेश मिश्रा जी। इनसे जानेंगे सच्चाई क्या है। क्या सच में औरंगजेब आलमगीर ने बहुत सारी मंदिरों को तोड़ा था? उन्होंने जिजिया टैक्स लगाया था? उन्होंने हर साल 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं का कत्ले आम किया था? और इस तरह के बहुत सारे प्रोपेगेंडा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, रोजाना इस तरह का टेक्स्ट गर्दिश करता है। अमरेश मिश्रा साहब, मिला टाइम्स में खुशामदीद। औरंगजेब धन्यवाद। आलमगीर के हवाले से रोजाना नया नया प्रोपेगेंडा आता है और अब इतना प्रोपेगेंडा हो गया कि औरंगजेब आलमगीर का नाम लेना भी जुर्म बन चुका है। आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो स्टडी है, क्या कहती है? क्या सच में औरंगजेब आलमगीर हिंदुओं के दुश्मन थे? वो मंदिरों को तोड़ते थे और उन्होंने पूरा इस्लामी निजाम आयद कर रखा था? देखिए ये जो बात है ये काफी हद तक जो छावा फिल्म आई, छावा फिल्म में जिस तरीके से संभाजी जो शिवाजी के लड़के थे और शिवाजी का जो रूल था, मतलब शिवाजी ने जब अपने को राजा घोषित किया 1674 में और 1680 में शिवाजी की डेथ हो गई। उसके बाद 1680 से 1689 संभाजी उनके जो पुत्र थे उन्होंने अपने को राजा घोषित किया और मराठा राजा। और 1689 में संभाजी की डेथ हो गई, जो एपिसोड छावा में दिखाया गया है। और ये दिखाया कि बहुत ही क्रूरता से ब्रूटली उनको मारा है। अब हम देखिए यहाँ पर 2 बातें कहना चाहें इस मुद्दे पर। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी ऐतिहासिक पर्सनालिटी को कैसे जज किया। जी। ऐतिहासिक पर्सनालिटी को जज करने का ये नजरिया हो ही नहीं सकता कि उसने कितने युद्ध किए, उसने कितने मंदिर तोड़े, उसने कितनी मस्जिद तोड़ी। चाहे वो सम्राट अशोक हो, चाहे वो गुप्त साम्राज्य के समय सम्राट गुप्त हो, या ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो, जो क्योंकि 3 गोल्डन एराज माने जाते हैं इंडियन हिस्ट्री के, मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड और मुगल पीरियड। तो ये तीनों गोल्डन पीरियड है। ये तीनों गोल्डन पीरियड में जो डायनेस्टीज रूल की है, मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी और मुगल डायनेस्टी। अब इन तीनों में ये क्राइटेरिया नहीं है, कहीं कोई ये नहीं किसी ने कभी, अब अशोक ने तो कलिंगा की लड़ाई लड़ी, उसमें कितना बड़ा कत्लेआम हुआ, सारी चीजें, अपने भाइयों को मारा, ये, बट वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने भारत को एकीकृत किया। जो चाणक्य और चंद्रगुप्त नींव डाल चुके थे उसको उन्होंने आगे बढ़ाया, भारत को एकीकृत किया। और एक उन्होंने नया विचार धम्म का दिया कि एक रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, कि जो, क्योंकि देखिए वो हम 320 ये 200 बीसी की बात कर रहे हैं, मतलब आज से करीब आप सोचिए 4000 पहले, मतलब वो ये करीब 3000 4000 साल पहले। उस समय तक आप देखिए तो
धर्मों में भी कोई इस तरह का नहीं आया था, इस्लाम भी नहीं आया था, क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी, कोई नहीं। हम जो वैदिक रिलीजन था भारत का वही था, और वो भी बहुत सारा इंटरप्रिटेशन होते होते उसमें भी बहुत सारी तब्दीली आ गई थी, रामायण महाभारत हो गई थी, जिनके अनुसार भारत में बहुत बड़ा एक धरती एक तरह से खाली हो गई थी, ये स्थिति थी। अब वहां पर एक अलेक्जेंडर ने अटैक कर दिया था 323 बीसी में, और अलेक्जेंडर जमुना तक आ गया था, उसके आगे नहीं बढ़ा वो, क्योंकि उसको मालूम चला कि मगध के बहुत बहुत बड़ा वो है, सेना है, ये सब है। अब भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था, तो चाणक्य ने ये सोचा कि ये 16 जनपदों को सबको यूनाइट करके एक अंपायर बनेगा, तभी हम ग्रीक्स को हरा पाएंगे। और वो चाणक्य ने उसमें उन्होंने जो मगध का राजा नंद था उसके खिलाफ, क्योंकि सबसे बड़ा राज मगध था, लेकिन इस तरह के और छोटे छोटे 16 राज थे, तो उन्होंने मगध को में चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया, और उन्होंने उसके माध्यम से एक क्रांति की, वहां पर बकायदा गुरिल्ला वॉर लड़ी, क्रांति की, और उन्होंने नंद राजा को डिस्प्लेस किया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से एकीकृत किया भारत को, और फिर अलेक्जेंडर तो तब तक डेथ हो गई थी, उसकी जो सेना के सेल्यूकस निकेटर उसको हराया, बहुत फेमस, जो गंधार के पास यानी काबुल के पास लड़ाई में उसको हराया, और फिर मौर्यन एम्पायर जितना बड़ा बना, मुगल एम्पायर ही फिर उसको कंपीट कर पाए, मतलब अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक। तो ये जो देखिए पूरी एक प्रक्रिया थी, और उसमें अशोक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के वो थे, पोते थे, तो अशोक ने उस अंपायर को कंसोलिडेट किया, भारत का नाम हुआ बहुत बड़ी सुपर पावर भारत, ट्रेड में, इसमें, और उन्होंने एक कानून आधारित राज का, मेरे ख्याल से दुनिया में उस समय रोमन अंपायर था, वहां भी कानून का एक राज था, ग्रीक अंपायर था, वहां मतलब ग्रीक किंगडम्स थे, वहां भी एक रूल्स वगैरह थे, लेकिन इस तरह का कोडिफिकेशन जो यहाँ पर हुआ भारत में वो बड़ा यूनिक है, तो वो चीज थी। उसके बाद गुप्ता साम्राज्य में देखिए गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि इतनी दौलत उस समय भारत के पास आ गई थी, और ये 300 बीसी की बात है, ये 300 एडी की बात है गुप्ता साम्राज्य की। तो वो देखा जाता है कि भारत के को आगे बढ़ाने के लिए भारत का जो आज स्वरूप है, और जो ब्रॉडली एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट रहा है वहां पर, क्योंकि देखिए ज्यादातर इतिहास के दौर में काबुल से तमिलनाडु ये एक रहा है, और असम के एक हिस्से से लेके और ये मतलब आज का जो बॉम्बे कह लीजिए या वेस्ट कह लीजिए, ये यही भारत रहा है। उसमें बांग्लादेश रहा है, उसमें पाकिस्तान रहा है, उसमें अफगानिस्तान रहा है, उसमें कुछ एरिया, कुछ दौर में तिब्बत भी रहा है, और जो अफगानिस्तान के आगे जो कुछ ताजा ये बल्ख का इलाका है या बदख्शान का इलाका है, ये सब भी रहे हैं कुछ साल। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये अब औरंगजेब की जो एनालिसिस है, इस पे आने के पहले ये जो मंदिर मस्जिद वाले मामले, इस पे आने के पहले औरंगजेब की एनालिसिस क्या होनी चाहिए? औरंगजेब की सिंपल बात है कि और जब औरंगजेब की डेथ हुई तो उस समय भारत सबसे बड़ा अंपायर था, उतना ही बड़ा जितना वो अशोक के टाइम था। और ये जो जो आप सोचिए कि कम से कम 1000 साल, 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई है, और तो मतलब आप समझिए 1600-1700 साल बाद एक ये स्थिति बनी कि इंडिया जो है फिर से काबुल के आगे कंधार को छूता हुआ, और तमिलनाडु में मदुराई तक, ये जो पूरा एक बेल्ट है, और उधर गुवाहाटी से लेके और पूरा बॉम्बे तक, ये जो पूरी सिचुएशन है, इसको ये औरंगजेब की लेगेसी है, नंबर एक। नंबर दो, जो भी राष्ट्र कभी भी कॉलोनाइज हुआ है, यानी जिसने कभी गुलामी देखी है और किसी एक डोमिनेंट पावर की गुलामी देखी है, जैसे 19वीं शताब्दी में यूरोप ने, मतलब 19वीं शताब्दी तक आते आते एशिया के जो बड़े एम्पायर्स थे, ऑटोमन एम्पायर टर्की का, सफाविद एम्पायर ईरान का, और मुगल एम्पायर इंडिया का, तीनों डिक्लाइन कर गए थे, और पूरी दुनिया पे यूरोप का कब्जा हो गया था। इंडिया जो है वो अंग्रेजों के हाथ चला गया था, इंडो चाइना फ्रांस के हाथ चला गया था, अफ्रीका का हिस्सा अंग्रेजों और फ्रांस ने बांट लिया था, इंडोनेशिया हॉलैंड के हाथ चला गया था, पोर्चुगल के हाथ गोवा था, और कुछ और इलाके थे, लैटिन अमेरिका में स्पेनिश इंटरेस्ट थे। तो बहुत सारा इस तरीके से पूरी दुनिया पे यूरोप का शासन था। ये हुआ कब? 19वीं शताब्दी, लेकिन उसकी शुरुआत हो गई थी 17वीं शताब्दी में, और औरंगजेब जो राजा थे वो 1658 यानी 17वीं शताब्दी से लेके 1658 से 1707 थे, यानी
उसको आप कहिए तो ये जो 17 से 18 सेंचुरी के बीच में थे वो, ठीक है, 1658 से 1700, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस दौर में जो फॉरेन पावर जिसने अल्टीमेटली भारत को रूल किया 1757 के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके साथ इनका व्यवहार क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात आती है कि जो औरंगजेब ने फर्स्ट एंग्लो मुगल वॉर हुई थी और दुनिया को सबसे बड़ा जवाब बीजेपी का ये है, अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले कौन लड़ा। अभी तक हम टीपू सुल्तान सुनते थे, महादजी सिंधिया सुनते थे, मतलब 1857 के पहले जो राजा लड़े, और भी साउथ के राजा थे वो लड़े, ट्रेवनकोर के राजा लड़े, लेकिन औरंगजेब तो लड़ चुका था 1685 से 1690 के बीच। उसके बाद 1695 में फिर से, और एक कंपनी को एक्सपेल कर चुका था। वो तो एक कंपनी भारत से खत्म थी, वो तो जब औरंगजेब की डेथ हुई फारूक सियार के समय 1716 में वापस कंपनी आई है। औरंगजेब ने बकायदा उसको खत्म कर दिया था कंपनी को। ये जो पूरी बात है, अब ये देखिए, अब क्या है कि 1610 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। उसने जहांगीर से फरमान लिया ट्रेड का कि हमको ट्रेड यहां करने दिया जाए। ट्रेड उस समय यह था कि भारत की जो टेक्सटाइल्स थी, स्पाइसेस थी, भारत का जो और भी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स थे, उनकी दुनिया में मांग थी। भारत की जो इंडिगो थी, जो 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 यहाँ का एक मतलब इवन चीनी, जी ये जो सारी चीजें थी यूरोप के पास नहीं थी, और वो यहां से जाती थी। और उसमें भारत गोल्ड और सिल्वर में पेमेंट लेता था। और भारत कुछ इंपोर्ट नहीं करता, जैसे आज तो भारत इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। उस समय भारत कुछ इंपोर्ट नहीं करता था क्योंकि सारी चीजें वो सेल्फ करता सफिशिएंट था। थी। हाँ, अकबर के जमाने से ये था। अकबर के जमाने से ये था कि किसान जो है वो अपनी फसल का उसको दाम मिलता था, वो कर देता था, और उसके बाद वो यहाँ के बाजार में अपने माल बेच के अच्छा खासा कमा लेता था। और इसके दस्तावेज है, मुजफ्फरनगर में जो जाटों की पंचायत है अभी भी, और अकबर के फरमान उनके पास है, वो सारी चीजें। अब सवाल यहाँ पर यह है कि औरंगजेब ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1610 में जहांगीर ने फरमान दिया, अब जी 1680 तक आते आते, अब सोचिए 70 साल हो गए। अब जी 70, अच्छा, वहां पर जो पोर्चुगीज थे वो केवल गोवा तक सीमित होकर रह गए। उन्होंने मुगलों की सुजरेंटी मान ली, यानी मुगलों के हम नौकर हैं। जी ये स्टेटस थी पोर्चुगीज रूल की, इसलिए, और वो पैसा देते थे हर साल ट्रिब्यूटरी के रूप में। अब 1610 में शुरू हुआ, मैं बार बार कह रहा हूं। 1680 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ जो सबसे बड़े अधिकारी थे जोशुआ चाइल्ड, अब जोशुआ चाइल्ड ने, अब बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस का सेंटर था क्योंकि वहां टेक्सटाइल सबसे बेहतर बनते थे, और वहां से टेक्सटाइल ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर एक्सपोर्ट करता था, और वहां से पैसा लाके भाई वीवर्स को यहाँ देना होता था। जो ड्यूटी मुगल स्टेट ने लगाई हुई थी वो देनी होती थी। तो देखिए 1622 तक आते आते जो शाइस्ता खान गवर्नर थे, ये वही शिवाजी वाले शाइस्ता खान, जी ये 16, वो जिनके बारे में फेमस है कि वो भाग रहे थे, उनकी उंगली कट गई। अब शाइस्ता खान ने सबसे जो पहला काम किया था एज गवर्नर ऑफ बंगाल, उन्होंने जो ड्यूटी है ईस्ट इंडिया कंपनी पे वो 2% से 3.5% कर दी। ये 1682 की बात है। जी 2% से 3.5% कर दी। अब इस सवाल पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे और हम मिलिट्री कन्फ्रंटेशन में जाएंगे। मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के लिए उन्होंने जेम्स टू, जो इंग्लैंड का बादशाह है, उसको अर्जी दी कि यहां पर मिलिट्री हमको कन्फ्रंटेशन करना है। और उसने एक ब्रिटिश सेना भेजी। जो ब्रिटिश सेना बॉम्बे आने वाली थी लेकिन भटक गई, वो हुगली पहुंच गई, और हुगली में लड़ाई हुई जिसमें अंग्रेजों की बुरी तरीके से हार हुई। उसके बाद एक दूसरी अंग्रेज फौज बॉम्बे पहुंची, और जहां पर सिद्दी याकूत का रूल था, जो अभी भी जंजीरा का फोर्ट है वहां पर, जो समुद्र के अंदर जंजीरा फोर्ट है, बिल्कुल महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन में। बॉम्बे से आप 3-4 घंटा चलिए तो मुरुद जंजीरा जो जगह है बहुत फेमस है वो। जी अभी तो वो सिद्दी याकूत, वो सिद्दियों के जो मतलब हबशी ओरिजिन के मुस्लिम यहाँ आए थे उनके कंट्रोल में था, और जो सेलर्स थे जो इजिप्ट से आए थे। तो सिद्दी याकूत मुगल अफसर था, इसने वहां पर लोहा लिया, बंबई में घुस गया था। अच्छा, बंबई की भी कहानी बड़ी मजेदार है क्योंकि बंबई वहां कुछ नहीं था, वो पोर्चुगीज के अंडर था।
एक पोर्चुगल रानी की शादी अंग्रेजी शाही खानदान में हुई थी 1668 में। बॉम्बे उन्होंने दहेज में दिया था, और बॉम्बे में कुछ खास वो नहीं था, थोड़ा बहुत अपना ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगाया था, वो भी सिद्दी याकूत ने नष्ट कर दिया। तो मतलब बैटल ऑफ हुगली में अंग्रेजों को डिफीट हुई। उसके बाद जो बॉम्बे की लड़ाई है उसमें डिफीट हुई। और तीसरी बात, जो अंग्रेज चिटागोंग पे कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि चिटागोंग में ट्रेड बड़ा लुक्रेटिव था, वहां से अनाजों की भी स्मगलिंग होती थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। एक चीज और बता दें, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या आधा ट्रेड लीगल था और आधा इलीगल था। इलीगल मतलब जो पायरेसी होती थी उसके थ्रू वो अपना माल बेचते थे, इसीलिए अंग्रेज मतलब इंग्लैंड थोड़ा बहुत कमा लेता था, क्योंकि एक तो लीगल ट्रेड होता था और दूसरा पायरेसी। अब क्योंकि पायरेसी आएगी अभी अपनी कहानी में एक बड़े स्तर पे। तो देखिए, 3 जगह ये पूरी लड़ाई हुई। तीनों जगह देखिए, 1685 में एडमिरल निकलसन 200 तोपों के साथ और हजारों लोगों के साथ ये इसको चिटागोंग पहुंचना था। मद्रास से एक और फोर्स आनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन वो फोर्स भटक गई, चिटागोंग वो नहीं पहुंच पाई, हुगली में जाके फंस गई। वहां पर इन लोगों ने जमींदार, जैसे बैटल ऑफ प्लासी में बाद में किया, जमींदारों को सबको खिला पिला रखा था, लेकिन किसी ने इनका साथ नहीं दिया। उसके बाद जब ये देखिए एंड ये अच्छा, वहां क्या हुआ, हुगली में एक घटना हो गई कि कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स जा रहे थे, उन्होंने कुछ बदतमीजी की, तो वहां जो मुगल सोल्जर्स थे उन्होंने खूब पीटा उनको। तो उससे और ज्यादा खुल गया कि ये अंग्रेज जो हैं घेरने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो 1688 में एक इंग्लिश जो फ्लीट है वो यहाँ पर पहुंची, और उसने वो बालासोर की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन वहां पर उसको रोक दिया गया। और इस पूरी लड़ाई में आप देखिए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 से बहुत, मतलब ये स्कर्मिशेस हुई अलग अलग, 100 से ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग मारे गए। और ये नेवल लड़ाई थी, और इस समय इंग्लैंड नेवल पावर हो चुका था, क्योंकि हमेशा याद रखिए ये 1682 की बात है। स्पेनिश आर्मडा को 1580s में इंग्लैंड हरा चुका था। पहले स्पेन था राजा सारी पूरे समुद्रों का, और फिर इंग्लैंड बन गया उसके बाद। तो यानी इंग्लैंड एक ऑलरेडी एक सुपीरियर एक सुपर नेवल पावर था। मुगल नेवी थी, वो ऑफेंसिव काम नहीं करती, वो हजले मतलब जैसे यहाँ से, मतलब वो ट्रेड के लिए थी, उसका कोई मिलिट्री डायमेंशन था नहीं। मिलिट्री शिप्स थी उनके पास, सिद्दी याकूत के पास थी, इनके पास, लेकिन उसका मेन काम था कि जो हज में जा रहे हैं पिलग्रिम, या जो ट्रेड में सामान जा रहा है उसकी रक्षा करना। तो अब जब ये जब सब हुआ, तो उसके बाद औरंगजेब ने उस समय 15 लाख रुपए का फाइन लगाया ईस्ट इंडिया कंपनी पे, और ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि तुम लोग, अब तुम्हारा जो जितने भी ट्रेडिंग प्रिविलेजेस है वो सब ले लिए जाएंगे, और उन ट्रेडिंग प्रिविलेजेस को अगर तुम्हें वापस पाना है तो तुम कंपनी की मुगल एम्पायर के प्रति अपनी लॉयल्टी सिद्ध करो, नंबर 1। अब यहां तो ये घटना हो गई। अब 1695 में एक और घटना हुई कि एक हज को शिप जा रही थी, मुगल शिप, जिसमें एक जेम्स एवरी नाम के ब्रिटिश पायरेट ने अटैक किया, और उसने 3 दिन उसको लूटा और बहुत जुल्म किया उसने। उसके बाद औरंगजेब ने ऑर्डर दे दिया कि सारा इनका जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्रीज हैं सबको जब्त कर लिया जाए, एंड दे शुड बी इजेक्टेड फ्रॉम इंडिया। भारत में इनका आना बैन है। अब आप सोचिए 1695 में वो अगर पॉलिसी चलती तो ना आज हम गुलाम होते, आज हम दूसरी स्थिति में होते, आज हम अमेरिका के टक्कर के होते, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप लोग सोचते हैं कि औरंगजेब की डेथ के बाद औरंगजेब ने इतना अंपायर फैला दिया तो वो बिखर गया अंपायर, और फिर वो उस वजह से हम गुलाम बने। नहीं, गुलाम आप इसलिए बने क्योंकि औरंगजेब जैसा फिगर नहीं था। औरंगजेब ने उस समय आपको एक पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी को नेस्तनाबूद कर दिया था, पूरा नेस्तनाबूद, मतलब बैन कर दिया था भारत में औरंगजेब। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बैन कर दिया था कि इनसे कोई संबंध नहीं रहेगा। और 1707 तक जब तक वो जिंदा रहा तब तक भी वही रहा। उसका जो बेटा बहादुर शाह 1, जो उसका बेटा जो केवल 5 साल रूल कर पाया, बहादुर शाह 1, उसको उसके समय भी रहा, फिर उसके बाद जहांदार शाह के समय भी रहा। फिर जब फारूक सियार आया, आप तो जानते हैं उस समय ये सैयद ब्रदर्स और बहुत सारे इस तरह के जो इख्तिलाफ हैं, जो मर्डर्स होना शुरू हो गए, हाँ वो सब झगड़ा शुरू हो गया।
तो मोहम्मद शाह रंगीले के पहले जो फारूक सियार था, उसमें एक फारूक सियार का एक किस्सा भी है कि उसकी बेटी बीमार थी, वो इंग्लिश मेडिसिन से ठीक हुई, तो उसने फिर उस डॉक्टर ने कहा कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से अलाउ करिए। तो कुछ थोड़ा बहुत वहां से शुरू होता है, वो आते आते फिर और ज्यादा फिर यहाँ पर झगड़े बढ़ते हैं, और फिर नादिर शाह का हमला होता है 1739 में, जो मुगल। अच्छा, उस हमले की भी आप बात देखिए, जाते जाते मैं ये भी बता दूं, क्योंकि शिया सुन्नी लोग बहुत करते हैं। 1739 में जो करनाल की लड़ाई हुई नादिर शाह से, जो मुगल सेना हार गई, उसमें बताइए अवध के नवाब जो शिया थे सफदरजंग, वो लड़े, और जो सुन्नी थे निजाम, वो बैठ के कॉफी पी रहे थे, वो लड़े ही नहीं। और ये और उस लेकिन उस हार से क्या हुआ कि पूरा जो भारत, जो मुगल अंपायर का जो एक जलवा था पूरे ईस्ट में, वो ढह गया, और वो उसकी वजह से भी बहुत बड़ा कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को आने का मौका मिला। लबोलबाब ये है कि औरंगजेब जो था, वो ही वॉज द लास्ट India's last emperor which ruled over a united India, and who actually took India's GDP to 24%. और जो तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि he had expelled the British who ultimately colonized India. तो ये जो तीन चीजें हैं, ये क्राइटेरिया हैं औरंगजेब की। अब जहां तक देखिए फरमानों की बात आती है, तो मैं सारे फरमान देखिए, काशी विश्वनाथ को लेके एक कहानी है, और कहानी क्या, उसको गांधी जी के जो सेक्रेटरी थे पट्टाभी सीतारमैया, उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है कि उनको किसी दोस्त ने बताया था, उस दोस्त को किसी उलेमा ने बताया था कि वही वाली कि जो बंगाल जा रही थी मुगल सेना, और जो हिंदू राजा थे उनकी एक पत्नी को वहां पर कुछ उनके साथ गलत हुआ, उसके बाद वो जो, और कच्छ का राजा था, उसने औरंगजेब से कहा कि इस पनिशमेंट दीजिए। तो औरंगजेब ने कहा कि जहां इतना बुरा काम हुआ है वहां पर कोई पूजा पाठ नहीं हो सकती इसके लिए। और फिर वो जो महारानी थी जिसको बचाया गया, उसने कहा कि यहाँ एक छोटी सी मस्जिद भी बननी चाहिए। ये एक कहानी है। मैं इसको कि मैंने मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, इसका हिस्टोरिकल सोर्स नहीं मिलता। पट्टाभी सीतारमैया ने पहली बार ये बात कही, और उन्होंने भी कहा कि हमको इसने बताई। तो ये एक तरह से जिसको ओरल हिस्ट्री कहते हैं, एक जुबानी कहानी जो चलती है, उसने उससे बयान किया। इसको हिस्ट्री में ओरल हिस्ट्री कहते हैं। ओरल हिस्ट्री जो जबान से पूरी चली आ रही, इसने इससे कहा, उसने इससे कहा, इसने इससे कहा, इस तरीके से। एक तो उसका महत्व है, लेकिन उसका उतना महत्व नहीं है जितना लिखित उसका है। लिखित में देखिए औरंगजेब के जो फरमान हैं वो कई मंदिरों के हैं, कई लोग कई प्लेटफॉर्म्स पे बोल चुके हैं कि औरंगजेब के जो फरमान हैं। अब मैं एक फरमान यहाँ पर आप लोगों के बीच रखना चाहता हूं, जो 1659 का, यानी 1658 में औरंगजेब बादशाह बने थे। 1659 में उन्होंने एक फरमान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पुराने मंदिर हैं उनको उनकी रक्षा होनी चाहिए, और नए मंदिर ज्यादा नहीं बनने चाहिए। अब क्यों नहीं बनने चाहिए? उन्होंने कहा कि मेरे पास ये खबर आई है कि कुछ लोग बनारस के ब्राह्मण और आसपास के, हाँ, कुछ लोग हिंदुओं के प्रचान मंदिरों और उनके ब्राह्मण संरक्षकों के मामले में हस्तक्षेप करके उनको सता रहे हैं। ब्राह्मण संरक्षकों और उन लोगों के मामले में हस्तक्षेप करके उनको सता रहे हैं। ठीक है, वे लोग हाँ, और वे लोग धमकियां भी दे रहे हैं और दुख और यातना भी दे रहे हैं। हमारा शाही आदेश ये है कि इस स्पष्ट आदेश के मिलने के तुरंत बाद, वो एक अपने अधिकारी को उन्होंने दिया है, अबुल हसन नाम के, हमारा स्पष्ट आदेश ये है कि तुरंत इस पर अमल किया जाए। भविष्य में इन क्षेत्रों में रहने वाले ब्राह्मणों और हिंदुओं के मामले में अवैध रूप से हस्तक्षेप न किया जाए और इनमें कोई गड़बड़ी न की जाए, ताकि वे पहले की तरह अपने पदों पर रहकर दिल की एकाग्रता के साथ ईश्वर की उपासना करें और हमारी इस्लामी सल्तनत के लिए सदैव दुआ करते रहें। अब आप देखिए यहां पर दो कॉन्सेप्ट आ गए। इस्लामी सल्तनत है हमारी, उसके लिए, और ये मैंने आपको बताया था 1803 में जो शाह अब्दुल अजीज का जो फतवा था, जिससे आजादी का आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ना सत्ता मुसलमानों के पास है, ना उनके धिम्मियों के पास। तो हिंदू, मान लीजिए धिम्मी एक स्टेटस यहाँ पर औरंगजेब ने दी थी, जजिया भी लगाया था, और
मुसलमानों को ज़कात देना था। उसके परसेंटेज के बारे में राम पुनियानी जी बोल चुके। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ये कहा था कि इसी में इन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक ये नहीं हो जाता, जब तक ये पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती, जब तक लोग तंग करना बंद नहीं करते हैं, तब तक नए मंदिरों का जो वो है कि नए मंदिर जो हैं उन पे भी रोक लगाई जानी चाहिए। ये पूरा एक देखिए वो है। अच्छा, उसके बाद कई हैं। एक जो इन्होंने जो बनारस के ही एक कोई सेक्ट यहाँ का है, हाँ, एक एक गोसाई सेक्ट को इन्होंने दिया। फिर इन्होंने जो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है उसको दिया। उसके बाद इन्होंने और फिर अच्छा, हर जगह एक ब्राह्मण एंगल है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि औरंगजेब के समय कोई कोशिश ऐसी हो रही थी जिसके बारे में अभी स्टडी नहीं हुई है इतिहासकारों द्वारा। कोई स्टडी ऐसी हो रही थी कि ब्राह्मणों के खिलाफ मंदिरों से उनको बेदखल करना, जो अभी देखिए बहस चल रही है कि मंदिर की दलित वो होने चाहिए, ये होने चाहिए। इस तरह की बात कहीं ना कहीं आ रही थी, क्योंकि क्यों इस तरह के वो। अच्छा, ये जो आपको जो प्रमाण बताओ उसमें हर जगह बरहमन की बात है कि बरहमन को बचाना चाह रहे हैं वो, कि बरहमन हाँ, ही मंदिर के हर जगह पुजारी ये ऑलमोस्ट हर जगह बात है। और ये देखिए, एक औरंगजेब के समय के एक हिंदू ब्राह्मण लेखक थे ईश्वर दास नागर, जिनकी फुतुहाते आलमगीरी नाम की किताब है, बकायदा फारसी में, पढ़े लिखे थे। उन्होंने भी इस पे लिखा है और उन्होंने सारी चीजें इस पे लिखी हैं। वो भी औरंगजेब को अपना मतलब एक तरह से, भाई उस समय राजा का मतलब खुदा ही होता था एक तरह से, वो डिवाइन मानते थे, खुदा तो नहीं, डिवाइन, मतलब जो राजा है उसके पास कोई दैवी शक्ति है, तो वो भी उसको मानते थे। उन्होंने उसके बारे में लिखा। संभाजी के बारे में भी उन्होंने लिखा, ईश्वर दास नागर ने। ये उनकी बड़ी उस समय, क्योंकि वो उस समय थे औरंगजेब के समय, और उनकी किताब बहुत मानी जाती। उसके बाद एक चीज और बताएं आपको, मराठी सोर्सेज में दो सोर्सेज हैं, बाखर और शक्वली। अब बाखर जो है, बाखर, कई बाखर लिखी गई हैं शिवाजी के समय से, वो रिकॉर्ड होती क्या क्या हुआ। उन बाखरों में भी आप देख लीजिए, तो मुझे सबसे आश्चर्य की बात मुझको ये लगी कि उसमें संभाजी के इस तरह के टॉर्चर की बात नहीं है। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की, यही मिला हमको कि उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद ही वॉज पुट टू डेथ। कुछ बातचीत कुछ हुई है, और इस्लाम कबूल कर देने को उन्होंने कहा, ये कहीं नहीं है। कोई मुझे बता दे, मराठी, मैं फिर से कह रहा हूं बहुत जिम्मेदारी से, मराठी सोर्सेज, मैं, क्योंकि लोग कहेंगे अरे फारसी सोर्सेज ब्राह्मण, वो तो उनका साथी देगा, ये इस तरह का। हालांकि इसको लेके दूसरा वो भी है, ब्राह्मण कहेंगे कि नहीं हमको देखो उससे जोड़ सच्चाई। लेकिन अच्छा, चंद्रभान ब्राह्मण की मैंने बात बताई, जो जो नॉर्थ इंडिया के थे, हरियाणा के थे, और वो भी ब्राह्मण थे। वो भी शाहजहां औरंगजेब दोनों के टाइम थे। उनकी किताब है लेटर्स ऑफ अ ब्राह्मण, जो अभी ट्रांसलेट हुई है इंग्लिश में अमेरिका में। तो उसमें भी आप देख लीजिए, तो उसमें भी कोई इस तरह की बात नहीं है। मैं लेकिन दूसरी जगह चैलेंज दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो बाखर है, बाखर जो है, और जो शक्वली, जो इस तरीके सोर्सेज हैं मराठी हिस्ट्री के, जो सबसे ऑथेंटिक माने जाते हैं, और ये लंबा इनका बहुत बड़ा जखीरा है, कुछ ट्रांसलेट हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। यहां पर कोई मुझे बता दे कि संभाजी की मौत का जो ये वर्जन है कि उनको 14 दिन तक उनको यातना दी गई, उनको, ये सब जादूनाथ सरकार ने किया। जादूनाथ सरकार 1920 के बंगाल के हिस्टोरियन थे, और बंगाल के हिस्टोरियन जो ब्रिटिश स्कूल के थे, जो ब्रिटिश कॉलोनियल वर्जन को मानते थे। ये सब अंग्रेजों की कहानियां थी। और एक चीज आपको और दिलचस्प बता दें, बंगाल स्कूल को चैलेंज किसने किया? बंगाल स्कूल को इलाहाबाद स्कूल ने चैलेंज किया, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उस समय की कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बाद सबसे प्रीमियर थी। कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1858 में बनी, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी 1871 तक उसकी साइंस फैकल्टी बन गई थी, फिर आर्ट्स फैकल्टी भी बन गई। उसकी भी, वो भी उतनी प्राचीन थी। इलाहाबाद स्कूल के जो हिस्टोरियन थे, डॉक्टर ताराचंद, आरपी त्रिपाठी, जो रीता जोशी बहुगुणा हैं, इनके इनके नाना आरपी त्रिपाठी, हाँ आरपी त्रिपाठी, डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। अब लोग कहेंगे इसमें सारे सभी लोग ब्राह्मण कायस्थ हैं, तो भाई कहते रहो, वो एक अलग बात है। और पंडित नेहरू ने, जो उस समय एआईसीसी का हेडक्वार्टर इलाहाबाद होता था, स्वराज भवन जो आज है इलाहाबाद, अभी भी आप जाइए, आनंद भवन उनके वो म्यूजियम है, स्वराज भवन जो था वो उन्होंने कांग्रेस को दे दिया था, मोतीलाल नेहरू ने। तो वहां पर बैठ के, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वहीं पर बैठते थे, कांग्रेस के वो के पदाधिकारी थे, वहीं बैठते थे स्वराज भवन में।
और ये पूरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते थे, इलाहाबाद स्कूल ऑफ हिस्ट्री, इन्होंने काउंटर किया जादूनाथ सरकार को। अब इनकी किताबें गायब हैं इस समय, जादूनाथ सरकार का वर्जन चल रहा है। तो ये देखिए, जो एक पूरा 360 डिग्री टर्न मामला हो जाता है। जरा सा आप इसको टच करिए तो ये 360 डिग्री टर्न हो जाता है। क्योंकि देखिए, एक सवाल आप पूछेगा लोगों से कि औरंगजेब कोई इस्लामिक, क्योंकि लोग कहते हैं औरंगजेब इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट का मतलब ये होता है कि उसमें कोई खलीफा हो और वो खलीफा बादशाह ना हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही कि वो बादशाह ना हो। अब एक इस पे बकायदा इलाहाबाद स्कूल से किताब आई कि औरंगजेब के समय जो पावर थी वो किसके हाथ में थी, उलेमा के हाथ में थी कि शहनशाह के हाथ में। तो वो शहनशाह के हाथ में थी। फतवाए आलमगीरी जो किताब है जो औरंगजेब ने लिखवाई, जिसमें शाह वलीउल्लाह के फादर भी उसके एडिटर, जो कई एडिटर्स उनमें से एक हैं, उस फतवाए आलमगीरी ने, उन्होंने अलग अलग जो फतवे दिए थे, उन्होंने भी दिए थे और भी प्रमुख क्लेरिक्स ने दिए थे, उनका पूरा एक वो कंपिलेशन है। और वो जो कंपिलेशन है वो एक ये दिखाता है कि ये जो अकबर के समय से जो कानून का राज चला आ रहा था, उसको कोडिफाई करने की एक कवायद थी कि भाई उसका नाम फतवाए आलमगीरी है, लेकिन वो कोई फतवा, कोई मुस्लिम फतवा नहीं था कि हिंदुओं का ये कर दो वो कर दो। उसमें पूरा रूल्स थे कि भाई इस मामले में ये होना चाहिए, इस मामले में ये होना चाहिए, इस मामले में ये होना चाहिए। ये देखिए पूरा एक मामला था। तो अब आप बताओ, ये एक जो ब्रॉड पिक्चर है, इसमें कभी मत बोलो, प्रिंसिपल पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने वाला मुगल बादशाह औरंगजेब था। अगर वो उसने जो रास्ता दिखाया था उस रास्ते पे अगर चले होते लोग, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी भारत पे काबिज नहीं हो सकती थी, कभी हो ही नहीं सकती थी। उसने तो औरंगजेब ने भगा दिया था। ये एक बड़ी साजिश हुई है ये। अच्छा, औरंगजेब जो एम्पायर छोड़ गया था, उसमें तमाम, भाई हर एम्पायर में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कोई भी आप देखिए। और जितनी आपकी सबसे मजेदार बात है, लोग कहते हैं औरंगजेब के समय विद्रोह बहुत हुए। अरे क्यों नहीं होंगे? जितनी अच्छी इकोनॉमी होती है, जितनी इकोनॉमी बेहतर होती है, और खासतौर पर मध्यकाल में जितनी इकोनॉमी, क्योंकि आज की तरह तो नहीं है कि भाई सब सेटिस्फाइड है, अपनी बात कहने के लिए आपके पास चुनाव है, आपके पास ये है वो। उस समय तो भाई कोई डेमोक्रेटिक era था नहीं, तो उस समय या तो बादशाह के पास अर्जी भेजिए, उसमें देर हुई तो आप विद्रोह करते थे। ये विद्रोह क्यों हुए? क्योंकि उस समय भारत बहुत प्रॉस्परस था, सबकी जेब में पैसा बहुत था, और इसीलिए इन्हीं रिसोर्सेज, और जब पैसा आ जाता है, और एक बड़ा देश भारत, आप सोचिए कितना बड़ा देश। चाइना में भी ऐसे ही था, जब चाइना प्रॉस्परस था तो उसमें कई भागों में बट गया था। तो जो अलग अलग फोर्सेस थी, चाहे मराठा की फोर्सेस हो, चाहे वहां पर जाटों का विद्रोह हुआ, कुछ जगह राजपूतों को हुआ, वो सब कुछ हुआ कि हमें और शेयर मिलना चाहिए। वो शिवाजी तो देखिए वहां पर अपना शेयर लेने गए थे, वो तो बाद में उन्होंने अपने को एक वो डिक्लेयर किया, और आज कहा जाता है कि स्वराज। शिवाजी और औरंगजेब को अगर डिफाइन करे कि औरंगजेब की क्या हैसियत थी और शिवाजी की उस वक्त क्या हैसियत थी, किस तरह इसको देखते हैं दोनों को? क्योंकि आज के दौर में दोनों को बराबर खड़ा किया जा रहा है, और नाम अब शिवाजी असल है, औरंगजेब नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्या हैसियत थी। आप ये सोच लीजिए कि कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल मैं देता हूं कि भारत में एक विद्रोह हुआ कि तेलंगाना राज्य बनना चाहिए, वही स्टेटस, तेलंगाना राज्य बनना चाहिए। ये हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि तेलंगाना के लोगों को लगा हमारे पास रिसोर्सेज ठीक से नहीं आ रही, आंध्रा खा जा रहा है सब, तो वहां हुआ। अब वो आप सोचिए 68 69 से कई लोग उसमें मारे गए आज के दौर में, जबकि सारे एवेन्यूज हैं बातचीत के सबके, फिर भी 68 69 से, और अब जाके तेलंगाना स्टेट बना है 30 साल के आंदोलन के बाद, 30 35 40 साल के आंदोलन के बाद, अभी तो बना है ना 2012 में। वहां भी तो यही लड़ाई थी, और इसमें कोई खराबी नहीं थी। तेलंगाना के लोग तो गलत नहीं थे, भाई अपना राज चाहते हैं। ऐसे ही उत्तराखंड में अपना लोग राज चाहते थे, उन्होंने आंदोलन किया, लड़ाई हुई, मुलायम सिंह का के समय गोली चली, आपको याद होगा, बड़े स्तर पे, लेकिन उनको अपना राज मिला। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ अपना राज चाहता था, अपना राज मिला उसको। क्यों? क्योंकि भारत डेवलप कर रहा है, तो भारत जैसे जैसे डेवलप कर रहा है, अलग अलग लोगों की अलग अलग डिमांड है। अभी एक डिमांड है, जी, अभी एक डिमांड है विदर्भ को राज बनाओ। अभी बहुत सारी ऐसी डिमांड, और हो सकता है कल एक रिस्ट्रक्चरिंग हो जाए।
अभी एक जो स्टेट कमीशन एक और बैठनी है जिसमें जो ये सजेस्ट करेगी कि क्या और छोटे राज्य बनाए जाने की नहीं बनाए चाहिए, क्योंकि समस्या वही है कि सेंटर के पास जो पैसा आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। तो वहां उस समय भी ये दिक्कत थी और औरंगजेब अपने अपनी तरह से कई नुस्खे निकाले थे और अल्टीमेटली उसने कंट्रोल कर लिया था सब कुछ। ऐसा नहीं था, उसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया था। और एक बात जो कोई नहीं बताता है, पता नहीं क्यों, अब मैं क्या बताऊं इसमें, कि संभाजी 1689 में वो मारे जाते हैं। संभाजी के बाद उनके सौतेले जो भाई है राजा राम, वो मराठों की कमान संभालते हैं। राजा राम की डेथ हो जाती है 1799 तक, वो भाग के जिंजी जाते हैं जो कि साउथ इंडिया में, वहां उनकी डेथ हो जाती है। अब 1799 तक आते आते शिवाजी भी गए, संभाजी भी गए, राजा राम जी, अब कौन बचा? तो संभाजी के लड़के शाहू जी। अब शाहू जी कहाँ थे? शाहू जी को जब संभाजी जब मारे गए 1689 में, तो औरंगजेब ने शाहू महाराज को और उनकी माँ को, जिसका रोल रश्मिका मंदाना ने प्ले किया है फिल्म में, उसकी माँ यसुबाई को वो अपने हरम में ले गए। और अपने हरम में उन्होंने क्या किया? हरम में कहीं से कोई ऐसी चीज नहीं हरम में कुछ गलत हुआ ही हो, बल्कि उल्टा उनकी इज्जत हुई, उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। और जब 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई तो उनके लड़का बहादुर शाह वन, उसने शाहू जी को छोड़ा और शाहू जी सबसे उसके बाद मराठों का जो राइज उसके बाद, क्योंकि 1799 और इसके बीच में मराठों का राज बिल्कुल खत्म हो जाता, 10-12 साल कुछ नहीं होता। जब शाहू जी छूटते हैं और फिर पेशवा बाजीराव के जो फादर हैं बालाजी विश्वनाथ, वो पेशवा बनते हैं, फिर एक नया राइज शुरू होता है जो फिर एक लंबा चलता है और वो पूरा 1803 तक चलता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अच्छा, शाहू जी के बारे में, शाहू जी क्योंकि मुगल कोर्ट में पले थे और उनको ये वैल्यूज थी कि मुगल जो बादशाह है वही हमारा बादशाह है। उनका बहुत फेमस स्टेटमेंट, उनका लेटर है 1749 का, जिस समय ये स्थिति थी कि मराठे दिल्ली पहुंच गए थे और दिल्ली को वो ले लेते। शाहू जी का उसमें लेटर है। अच्छा, ये पहले भी बाजीराव वन के समय भी है, फिर उसके बाद भी है। उनका लेटर है कि भाई किसी भी हालत में मुगल एम्परर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हम उनके वाइसरॉय बन सकते हैं, हम उनके सबसे इंपॉर्टेंट वो। अच्छा, उसमें और उस समय रोहिल्ला भी कोशिश कर रहे थे, अवध के सफदर जंग भी कोशिश कर रहे थे। अवध के सफदर जंग और मराठों में अलायंस था, बहुत बड़ा अलायंस था। तो वो तो ये शाहू जी के बारे में जो लोग कहते हैं, शाहू जी का बाज़ाब्ता स्टेटमेंट है कि मुगल एम्परर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हाँ हाँ, वो तो है ही। और आपको बताएं, जब अहमद शाह अब्दाली 1761 में आया और बैटल ऑफ पानीपत हुई और मराठे हारे, तो उसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने, वो भी दिल्ली कब्जे करने नहीं आया था, क्योंकि वो भी तो अफगानिस्तान का था जो भारत का सूबा था। तो उसने भी जब जा रहा था तो उसने जो जो पेशवा थे उस समय नाना साहब, उनको उन्होंने पत्र लिखा, क्योंकि नाना साहब का एक बेटा विश्वास राव मारा गया था पानीपत की लड़ाई में। तो अहमद शाह अब्दाली ने कहा कि मराठे बहुत बहादुरी से लड़े, मैं वापस जा रहा हूं, मुझे अब यहाँ पर मैं, आप लोग संभालिए। उसने ये तक कहा, आप लोग संभालिए, बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, मुगल एम्परर को डिस्टर्ब मत करिएगा। ये बात अहमद शाह अब्दाली ने भी कही। और ये बात जो फिल्म है जो चली नहीं, बैटल ऑफ पानीपत, आशुतोष गोवरकर की, उसके लास्ट में वो उस लेटर को पूरा पढ़ा भी जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप देखिए कि अब ठीक है यार, तुम ये छावा फिल्म तुमने बना दी, उसमें तुमने लार्जर देन लाइफ सबको दिखा दिया। अभी केजीएफ का दौर है, अब तुम केजीएफ जैसा भयंकर एक, मतलब उस तरह का वो तुम औरंगजेब के एरा में दिखा दो। और ठीक है, एक चीज आपको और बता दें जो कि बहुत मजेदार, लोग विश्वास नहीं करेंगे, जो संभाजी के जो सबसे अच्छे दोस्त थे जो पिक्चर में भी दिखाए गए, कवि कलश एक कैरेक्टर हैं जो उनके साथी, जब संभाजी का एग्जीक्यूशन हुआ तो कवि कलश का भी एग्जीक्यूशन हुआ। और कवि कलश कौन थे? कवि कलश मेरे एंसेस्टर थे। वो उन्नाव के बदरका के तिवारी थे, कान्यकुज ब्राह्मण थे, जो, क्योंकि उस समय हम लोग असल में पुरोहिती ब्राह्मण नहीं है, हम लोग लड़ाकू ब्राह्मण है। हमारे यहाँ शक्ति की पूजा होती है, बकरे की बलि चढ़ती थी। तो उनको वो एडवेंचर में चले गए उनके, क्योंकि कान्यकुब्जों का बड़ा हिस्सा मुगल सेना में था। तो उन्होंने कहा कि मैं अब जा रहा हूँ ये संभाजी के साथ, ये शिवाजी के साथ लड़ने। तो वो उस समय फाइटिंग वाज अ वे ऑफ लाइफ।
तो उनके कई भाई इधर गए, वो कोई ट्रेड में चला गया, कोई इसमें चला गया, तो उन्होंने कहा कि मैं लड़ूंगा चल के उनके साथ। वो और चंद्रशेखर आजाद भी उनके वो हैं, डिसेंडेंट है, और हम भी उन्हीं के डिसेंडेंट है, क्योंकि हम लोग सब वहीं के हैं, एक आपके ही आबा कुल है। अजदाद हो गए वो। हाँ, वो तो बदरका उन्नाव के थे ना, कभी कलश, जी। और हम भी गंज मुरादाबाद उन्नाव के हैं, वहीं कानिकुल ब्राह्मण है। आप उसमें बहुत लंबा हो जाएगा वो, लेकिन मैं एक बात बता हमारे रहा हूँ। बारे में तो कहा जाता है कि वो लड़ाकू होते नहीं, बस मंदिरों में रहते, पूजा पाठ करते हैं, दूसरों नहीं पे नहीं, लड़वा। अरे भाई देखिए, हम लोग भाई देखिए, बीरबल के समय से बीरबल तिवारी थे, कानिकुल ब्राह्मण थे। जी। वो बीरबल वॉरियर भी थे, उनको कई जगहों का गवर्नर बताया गया, ये बनाया गया। उनकी मृत्यु हुई काबुल में, काबुल के गवर्नर थे वो, वहां पर मुगल अंपायर के लड़ते हुए एक तरह से वो शहीद हुए। बीरबल के पूरे खानदान, कानिकुल ब्राह्मणों का को पूरी लैंड देना, ये करना, तब से बीरबल के बाद से कानिकुल ब्राह्मण जो हैं वो सब वॉरियर्स थे। और 1857 तक आपको मिलता है कि जब बहादुर शाह जफर के पास लोग गए, तो सबसे ज्यादा उसमें कानिकुल ब्राह्मण सिपाही थे जिन्होंने उनको बैठाया सत्ता में। भागीरथ मिश्रा, हेतलाल मिश्रा, इस तरह से आप देखेंगे बहुत डॉक्यूमेंट्स में बकायदा रजिस्टर्ड। तो ये मैं कह रहा हूं कि भाई कवि कलश, तो मैंने तो कभी क्लेम नहीं किया कि कवि कलश मेरे एंसेस्टर हैं, तो संभाजी ब्रिगेड जो वहां है उसके पास मैं जाऊं और मैं कहूं मेरा सम्मान करो, ये करो, वो करो। भाई देखिए, वो इतिहास की बात है। इतिहास में शिवाजी, संभाजी, मैं फिर कह रहा हूं कि ये लोग कोई देशद्रोही नहीं थे। औरंगजेब कोई तानाशाह उस तरीके से, जिसको आप कहते हैं कि कोई लुटेरा तानाशाह नहीं था, नादिर शाह नहीं था, वो इस देश का बादशाह था जो इस देश को आगे बढ़ा रहा था। एक कॉन्फ्लिक्ट था, जैसे ये यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि तेलंगाना राज्य बने, या अभी भी बहुत जगह कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, सब जगह चल रहा है कि भाई हमको मिलना चाहिए, हमारा हिस्सा मिलना। आदिवासी लड़ रहे हैं, हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। तो उस तरह की वो लड़ाई थी, और वो इसीलिए थी। अगर सब लोग गरीब होते तो फिर तो वो कोई झगड़ा ही नहीं होता। वो तो इतना ज्यादा वेल्थ भारत में था, और वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूट करने के कई कई तरीके औरंगजेब भी ढूंढ रहा था, और उस प्रक्रिया में विद्रोह भी होते थे, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम जो था उसमें कोई उस तरह का चेंज आ नहीं पाया। तो वो सारी चीजों पे अध्ययन होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन कम्युनल नजर से देखने की इसको कोई बात नहीं है। मैं तो देखिए, मैं खुद वहीं का ब्राह्मण हूँ। हमारे मतलब इसी हम लोगों के ही बल पे ये सब चलाया जाता है, लेकिन जो असलियत है वो ये मैंने आपके सामने देखी रखी। बिल्कुल। एक दो और छोटा सवाल है। ये कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने हर साल 1 लाख हिंदुओं का कत्ल किया। व्हाट्सएप पर कुछ आता है कि 12,000 हिंदुओं का रोज़ाना औरंगज़ेब के ज़रिए कत्ल होता था। तो उस वक़्त टोटल आबादी क्या थी? हिंदुओं की कितनी आबादी थी? और फिर ये इस तरह का जो प्रोपेगेंडा। देखिए, 1857 के समय पूरे हिंदुस्तान की आबादी लगभग 15 करोड़ थी, 1857। और जी, हम लोग बात कर रहे हैं 1658 और 1707 के बीच। तो करीब 10 करोड़ आबादी थी। 10 जी, करोड़ आबादी हिंदुस्तान की थी, 9 से 10 करोड़। और इसमें जो है ऑब्वियसली भाई करीब 7 से 8 करोड़ मुस्लिम, ये मतलब हिंदू थे। उतने कन्वर्जन भी नहीं हुए थे। अरे जी। हिंदुओं का वो ब्राह्मण, ये बताइए कि चंद्रभान ब्राह्मण उसके साथ, ईश्वरदास नागर उनके साथ, बीरबल का पूरा जो एक लेगेसी है वो उनके साथ, जाट उनके साथ, किसका कत्ल किया ये तो कोई बताए भाई। सवाल यहाँ पर यह है कि कुछ अब जैसे सिखों से ही लड़ाई थी, तो सिखों से लड़ाई क्या थी? वो एक कुछ गवर्नर्स थे जो कि मुगल गवर्नर थे, उनकी लड़ाई थी गुरु गोविंद सिंह से। औरंगजेब ने तो कभी इस तरीके से कोई फरमान नहीं दिया कि ये तो उसके गवर्नर ने गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को दीवार में चुनवा दिया, और उसका विरोध भी एक मुस्लिम ने किया, एक मुस्लिम फौजदार ने। और गुरु गोविंद सिंह को जब पता चला कि एक मुस्लिम फौजदार ने विरोध किया, हमारे बेटे जब चुनवाए जा रहे थे दीवार में, तो उन्होंने उन्होंने कह दिया कि ये जो मुस्लिम फैमिली है, इनको हमेशा सिख प्रोटेक्ट करेंगे। वो वही मुस्लिम फैमिली है जो मलेरकोटला में रहती है। और मलेरकोटला एक अकेली जगह है जहां दंगा नहीं हुआ था। इतना बड़ा दंगा यूपी में तो कुछ नहीं हुआ, यूपी तो शांत था। दंगे तो पंजाब और बंगाल में हुए। पंजाब में इतने भयंकर दंगे हुए पार्टीशन के समय, 1947 के समय। मलेरकोटला में एक चिड़िया तक नहीं मारेगी, एक चिड़िया। और वहां पर सब मुस्लिम है। वही फैमिली चली आ रही, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह ने उनको स्पेशल स्टेटस दी थी कि चलो इसने हाय तो लगाई, उस समय कोई हाय लगाने वाला तो था।
तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इस तरीके से आप इंडियन हिस्ट्री में हमेशा ये चीज रहती है, एक शुरू से रही है कि सेंटर मजबूत होता है, फिर उस देश समृद्ध होता है, फिर उसके कुछ हिस्से अपना और उसमें और उनका हिस्सा मिले इसलिए विद्रोह होते हैं, फिर कभी कभी वो बच जाता है देश, कभी टूट जाता है। तो इस तरह की स्थितियां देखिए भारत में रही हैं, और एक साइक्लिकल टाइप की प्रोसेस, या उसको कहिए कि स्पाइरल टाइप की प्रोसेस रही है कि चीजें जो हैं वो ये सेंटर और प्रोविंसेस, कभी प्रोविंसेस का रूल होता है, कभी सेंटर का होता है, इस तरह की आज तक भारत में ये डिबेट चल रही है कि भारत में जो प्रोविंसेस हैं उनके कितने राइट्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ये सब है। तो ये सिचुएशन है। और हिंदुओं वाली बात तो देखिए, ये तो मतलब अमरचित कथा तक। अच्छा, एक चीज आपको और बता दें, मैं क्लैरिफाई कर दूं, मुझे बड़ी हंसी आती, ये जो छावा फिल्म में भी है ये कि मराठे हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं, जय चंडी। अरे मराठे जो थे वो उस तरह से सनातनी नहीं थे उस समय, वो हर हर महादेव और जगदम्बा के पूजा शिवाजी करते थे, लेकिन वहां पर भक्ति आंदोलन था, वहां पर विष्णु का कल्ट ज्यादा था। मराठे जो नारे लगाते थे वो दूसरा था, जो तानाजी की फिल्म में थोड़ा सा आपको दिखाई पड़ेगा, उसका एक मराठी, उसको मुझे याद नहीं आ रहा है, वो दूसरा नारा लगाते थे, हर हर महादेव, और ये सब तो लगाया 1857 में अल्लाह अकबर के साथ। ये जो मुगल सेना में, जैसे हम लोग जो, जैसे कनौजिया पलटन थी मुगल सेना में, तो कनौजिया पलटन मतलब जो कानिकुज ब्राह्मणों की, जिसमें वो अलग अपना खाना बनाते थे, उसका नारा था हर हर महादेव। अब आप सोचिए, ये जो मुगल सेना में भी ये नारा था, और मराठ, और ये तो आप बताएं सबसे पहले ये कब आई? ये अमर चित्र कथा ने इसको पॉपुलराइज किया। जो अमर चित्र कथा लिखी जाती थी, हम जब बड़े हो रहे थे 70s 80s में, अमर चित्र कथा पढ़ते थे, उसमें था जय भवानी हर हर महादेव, तब से दिमाग में वो घुसा हुआ है। लेकिन अच्छा वो जो ऐसा ऐसी जी रियलिटी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा जो शिवाजी थे कितने रिलीजियस थे, कितने हिंदुत्व के महाफिज थे। जैसे औरंगजेब के बारे में भी कहा, जो अपनी जाती जिंदगी में औरंगजेब बहुत ज्यादा इस्लाम पसंद थे, नमाज के पाबंद, म्यूजिक उनको पसंद नहीं था, कुरान की तिलावत करते थे। तो शिवाजी अपनी पर्सनल लाइफ में कितने रिलीजियस थे, कितने हिंदू धर्म पर वो अमल करते थे, क्या है वो उस वक्त का मामला? देखिए, औरंगजेब के बारे में भी मैं बताऊं, उनके फेजेस हैं। वो खुद सितार बहुत अच्छा बजाते थे, बहुत सारे वाद्य यंत्र खुद बहुत अच्छा बजाते थे। वो तो एक दौर था जब उनको लगा कि दारा शिको, अब उस पर देखिए बहुत लंबी बात हो जाएगी कि दारा शिको असल में, आप उस समय एक इटालियन ट्रैवलर आया था, उस वो मचूनी करके, तो जी उसने जो है किताब लिखी है, और वो दारा शिको के साथ था उस पूरी लड़ाई में। उसके हिसाब से दारा शिको क्रिश्चियन हो गया था। अब आप सोचिए, और लड़ाई ये थी कि औरंगजेब को लग रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह का भी एक शुरू ही हो चुका था उस समय तक, हालांकि परवान पे नहीं पहुंचा था, लेकिन एक औरंगजेब को ये लगता था वो कि हम लोग, हाँ, कि इन लोगों को, विदेशियों को क्यों अलाउ किया गया है, हमारे एंसेस्टर्स ने क्यों अलाउ किया, ये थोड़ा सा था उसको। तो वहां पर जाके जो इस तरीके से जो बहुत सारे मतलब दारा शिको, अब ये देखिए एंगल, कोई ये कोई बोले कि नहीं, सोचेंगे अपने उस सत्ता के लिए अपने भाई को मार दिया, लेकिन वहां विचारधारा की लड़ाई थी। विचारधारा ये नहीं थी कि दारा शिको गंगा जमनी तहजीब के साथ था और औरंगजेब कट्टर इस्लाम के साथ था, ये बात नहीं थी, बात दूसरी थी, जिसके बारे में अगर बात फिर निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन जो आपने आपने अभी क्या पूछा था, एक ये आपने, मैंने कहा कि शिवाजी अपनी जिंदगी में कितने हाँ, रिलीजियस थे। करेक्ट। जैसे तो कहा देखिए जाता है कि बहुत शिवाजी, बड़े हिंदुत्व के जी, मुहाफिज थे वो, क्या सच्चाई उस वक्त की? देखिए शिवाजी को मैं बता रहा हूँ आपसे, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन चला था, ये संत ज्ञानेश्वर से शुरू होता है 13वीं शताब्दी से। अब वो भक्ति आंदोलन किसानों के बीच और इसके बीच पूरा चला था, और शिवाजी उससे प्रभावित थे। और वहां पर आज भी देखिए तो विठोबा ये पूजे जाते हैं। विठोबा क्या है? विठल, ये विष्णु जी के, कह लीजिए कृष्ण जी के मराठी रूप है। तो ये आज भी विठोबा का बहुत बड़ा मंदिर पंढरपुर में है, जहां पर महाकुंभ की तरह वहां भी उतनी ही भीड़ होती है। तो शिवाजी और ये लोग उससे निकले हुए थे, एक एक तरीके से समझ लीजिए, जैसे अपने अपने यहाँ कबीरदास हुए, रईदास हुए, या ये जो संत परंपरा है इसको मानने वाले थे। अब इस संत परंपरा में बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा या इसके उसके खिलाफ भी नहीं थी, लेकिन उसमें
उसमें ज्यादा ये था कि अपना खुद का ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, कुछ भगवान के भजन गाओ, कुछ इस तरह की चीज करो, एक भगवान को मानो। मतलब एक भगवान मतलब कि भाई शैव और वैष्णव में मत बटो, अगर वैष्णव हो तो फिर विष्णु जी को पूजो, शैव हो तो शैव। तो ये जो चीज है ना कि इसेंशियली, अब ये भी बहुत बड़ा सवाल है, शिवाजी अगर वैष्णव थे तो वो कभी हर हर महादेव का नारा उनकी सेना लगा ही नहीं सकती। वो तो शैव नारा था, वो तो हम लोग लगाते थे। और जय भवानी हम लोग लगाते थे क्योंकि हम लोग शक्ति के पुजारी थे। तो वो मुगल सेना की कनौजिया पलटन का नारा था, जो मुगल सेना के साथ लड़ती थी। तो ये मैं आपसे बता रहा हूं कि ये जो पूरी एक एक जो, तो इसलिए शिवाजी स्पिरिचुअली स्पिरिचुअली इंक्लाइंड बहुत थे, आध्यात्मिक बहुत थे। उनका एक ये था, आध्यात्मिक पहलू था, लेकिन वो उससे भी बड़े राजनेता थे, पॉलिटिक्स में वो माहिर थे। और इसीलिए औरंगजेब उनकी इज्जत करता था कि ये जो है इसको राजनीति करना आती है। उस समय बीजापुर राज अलग था, गोलकुंडा अलग था। इनके फादर बीजापुर राज के ऑफिशियल थे। उस समय ये सोचना कि हम अपना राज बना लें, हम अपना ये कर लें, अपना हम इस तरीके से, वो बड़ा ही एक बगावती आइडिया था जिसको लेके शिवाजी चले। एंड ऑल क्रेडिट टू हिम कि उन्होंने ये करके दिखाया कि ये हमने देखिए ये स्थापित किया। अमरेश जी, रिलीजन की यहाँ हिंदुओं, ये देखिए जी, कई कई इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहां उन्होंने जो उनके उनके लोगों ने लूटपाट की, कुछ मुस्लिम्स पे प्रहार किया महिलाओं के साथ, तो उसको उन्होंने सजा भी दी। ये बिल्कुल बाकायदा रिटन है। शिवाजी इस मामले में बहुत क्लियर थे। शिवाजी के जो वालिद है वो बीजापुर की जो आदिल शाही सल्तनत थी वहाँ ऑफिसर थे और इन्होंने एक अलग अपना राज बनाने का ऐलान किया, गोरिल्ला जंग शुरू की शिवाजी ने। और औरंगजेब से फिर कहाँ से इनकी लड़ाई शुरू हो गई? क्योंकि औरंगजेब से इनका मामला नहीं था, इनकी जो बगावत भी थी शिवाजी की, वो बीजापुर शाही सल्तनत के खिलाफ थी। तो वहां पर ये हुआ ना कि भाई जो एरिया, देखिए जो जिस एरिया में इन्होंने बगावत शुरू की, बीजापुर थोड़ा इधर था। जिस औरंगजेब तो चाहता था पूरा साउथ लेना, कि पूरे जी। साउथ में मुगल अंपायर के अंडर आ जाए, एक उसके अंडर आए। ये जो थे, ये जो अहमदनगर की भी एक सल्तनत थी जो कि हाँ, पहले अकबर ने ले ली थी। अहमदनगर में भी इनके फादर या इनके ये जो मराठे थे, इनके बहुत बड़ा हिस्सा वहां भी था, वहां की उसमें। तो अहमदनगर तक मुगल सल्तनत आ गई थी, वहां सूबे बन चुके थे, अहमदनगर सूबा था बकायदा, और भी इस तरीके से। तो वो जब, क्योंकि शिवाजी की लड़ाई होती थी तो वो बीजापुर शुरू में जो हुई है, बीजापुर की उससे भी लड़े हैं वो। यहाँ पर अहमदनगर में आ जाते थे बॉर्डर क्रॉस करके, तो मुगल फोर्सेस से लड़ते थे, क्योंकि उनको दोनों इलाकों में अपने राज को कोंकण से लेके अहमदनगर तक, या इधर मराठवाड़ा जिसको आज कहते हैं, वहां तक फैलाना था। तो उस समय दोनों, इसीलिए देखिए, तो बहुत सारी बार शिवाजी की जो समझौता हुआ था औरंगजेब से, वो यही हुआ था कि बीजापुर के खिलाफ हम लोग मिल के लड़े, बीजापुर के खिलाफ हम लोग मिल के लड़े, और तुम्हारे फादर वहां के हैं तो तुम हमारे साथ हो। और इस पे हो भी गई थी बात। वो तो एक वहां एक नहीं बन पाई बात, हो गई एक, मतलब टसल हो गया वहां पर। और वो टसल भी छोटी चीज को लेके था, लेकिन हुआ भाई, अब ऐसे टसल होते थे उस समय। तो वो जो है तो ये देखिए बात थी। अच्छा, शम्मा जी के बारे में तो ये फेमस है कि उनको मतलब फेमस क्या, ये तो किताबों में है कि शिवाजी ने उनको 2 बार बंदी बनाया था पन्हाला दो फोर्ट में। 2 बार बंदी बनाया था, और एक बार तो वो दिलेर खान जो मुगल सेना का था उसके साथ वो शिवाजी के खिलाफ लड़े थे। एक जो 16 ये करीब 1674 से 1680 शिवाजी थे, 1679 में बाकायदा वो लड़े थे। अब उसको लोग कहते हैं कि वो एक चाल थी, कि वो मुगलों को धोखा देने की चाल थी, कि वो उनके साथ हो गए थे। भाई ठीक है, चाल। अब ये इस तरह के इंटरप्रिटेशन, अब इसमें तो तभी हो सकता है फैसला जब कोई यूनिवर्सिटी डिबेट कराए, जहां आमने सामने बैठे, डॉक्यूमेंट्स खोलें, शास्त्रार्थ हो दिन भर, तब जाके इस चीज का फैसला हो सकता है। नहीं तो इस चीज का फैसला कैसे होगा? हम तो संभावनाओं पे बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, लेकिन जब जो उनका कुछ चीजें, साबित रहे तो उसी के जी एतबार हो। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन जो कुछ चीजें सर्टेन है, जैसे ये जो फरमान मैंने पढ़ा, अब जी, ये फरमान 1911 में एक कोर्ट में अपीयर हो चुका है, जिसमें औरंगजेब ने ब्राह्मणों की रक्षा की बात की है। ये अभी दस्तावेज है। अगर आप वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पुराने उसमें जाइए, अभी भी है ये आर्काइव में, ये पूरे दस्तावेज है। क्योंकि उस समय जो जिस परिवार को ये मिला था उसने दायर किया था कि देखिए औरंगजेब का ये फरमान है।
और ऐसे कई मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है, बिहार के अनेकों मंदिर हैं। अब उनकी लिस्ट पे हम जाएं तो फिर तो शाम हो जाएगी नहीं, पूरा। और जो नजदीकी थे, जो उनके जो मिनिस्टर्स थे, वज़रा थे, जो निज़ाम संभालते थे, औरंगज़ेब तो बादशाह था, लेकिन हाँ जितने उनके कारिंदे, तो उसमें भी अक्सरियत यही आता है कि वो ब्राह्मण थे या राजपूत थे, इन्हीं लोगों हाँ के हाँ, हाथों में इक़्तिदार था। वही उन्हीं के हाथों में था। उनके नवरत्न में 3 हिंदू थे, बीरबल तिवारी थे, ये टोडरमल खत्री थे और मान सिंह ठाकुर थे। तो ये मतलब राजपूत थे। तो ये 3 जो है जो कि कोर था उनका। और बाकी जी, अबू फजल थे, फैजी थे, और फिर बाकियों का नाम आपको याद भी नहीं होगा क्योंकि बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। अच्छा, और हाँ हाँ, और रहीम खाना। तो ये हुँ, 6 जिन्होंने अकबर की तुलसीदास से बकायदा मीटिंग कराई थी। इसका रिकॉर्ड है, इसकी पेंटिंग है, उदयपुर म्यूजियम में है कि तुलसीदास अकबर गंगा के पास मिल रहे हैं, तुलसीदास एक नाव में, अकबर दूसरे नाव में। और इस पे गीत, और इस पे तो हमारे बचपन में हमारी माँ गीत भी गाया करती थी कि जब अकबर आए और फिर क्योंकि अकबर का जो इमेज थी उस समय वो बिल्कुल हिंदू राजा वाली थी। तो वो एक दूसरी, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी देखिए, ये इस दौर में इतिहास अभी चल रहा है, इसका राजनीतिकरण हुआ है। लेकिन ये जो ब्राह्मण एंगल है, ये ऐसा एंगल है कि इसका जैसे ही ये बात बाहर जाती है, जो कि मैं ले जाऊंगा, राजनीतिकरण इसका जैसे ही होता है, वैसे ही देखिए तो संघ परिवार के अंदर विद्रोह हो जाएगा, या जो वो जो पूरा इन्होंने एक हिंदुत्व बनाया है, पूरा जी। प्लान, उसमें वो कोलैप्स कर जाएगा। इसीलिए देखिए मुझ पे इतना प्रेशर है, मेरे चैनल मैन होते हैं, ये सब चीजें हैं, अरे, क्योंकि आपके मैं ये चैनल सब बातें पर जानता हूँ। बैन होते हैं, और मैं लोगों से कहूँगा भी अपने तमाम व्यूअर्स के कि मिश्रा जी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में अब लिंक वो भी वाला है। जो अभी अभी जो 3 रिस्टोर हुए हैं, उसमें जो मैं अभी चला रहा हूँ उसका लिंक भेज दूँ जी, आपको। भेजिएगा। और हाँ हम लोग मतलब मैं चाहूँगा हम अपने ऑडियंस को बताएँ भी कि हिस्ट्री पर हम लगातार इस तरह का प्रोग्राम भी करेंगे मिश्रा हाँ जी के साथ, ताकि सच्चाई पता चल सके। एक आखिरी सवाल मिश्रा जी, उसके बाद इसको हम बंद करेंगे, कि औरंगज़ेब पर बार-बार इल्ज़ाम लगता है, कई मर्तबा अच्छे लोग भी इल्ज़ाम लगा देते हैं कि औरंगज़ेब ने बहुत सारी मंदिरों को तोड़ा और उनकी जगह उन्होंने मंदिर की तामीर की। राम पुनियानी भी कह गए कि 15-16 मंदिरों को तोड़ा था औरंगज़ेब ने। हालाँकि 1-2 का ज़्यादातर वाक़या मिलता है और उसकी कोई वजह सामने आती है। तो क्या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है कि औरंगज़ेब ने उन मंदिरों को तोड़ा और वहाँ पर मस्जिद बनाई गई और आज भी मौजूद है? ऐसा कितना डॉक्यूमेंट है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे काशी विश्वनाथ को उन्होंने तोड़ा, मासिरी आलमगीर में वो एक एंट्री है कि 1666 या जी, 1667 में इस तारीख को विश्वनाथ मंदिर तोड़ दिया गया। अब सवाल ये है, रिसर्च की जो बात है, कि उस तारीख को हम ये जो पूरी बता रहे हैं, जिसमें कच्छ का राजा और रानी का जो सवाल था और वो वहां पर ऐसे पाई गई, उससे टैली करना होगा कि भाई जी, वो हिस्ट्री का काम तो यही है, उसको टैली वो करना शुरू होगा। था। हुँ, दूसरी दूसरी बात, जो अब जो चीज रिकॉर्डेड है, वो तो ये भी है कि गोलकुंडा पे जब औरंगजेब ने कब्जा किया, और मैं भी गोलकुंडा गया था कुछ दिन पहले, वहां की जामा मस्जिद को तोड़ा। वहां की जामा मस्जिद को औरंगजेब ने डिमोलिश किया। उसकी वजह थी, उसमें एक सुरंग थी और उसके मतलब मिलिट्री रीजन थे उसको जी, तोड़ने। और आपको एक बात और बता दें, जो कुतुब शाही थी, जिसका शासन था गोलकुंडा पे लंबे समय से, मतलब 1570-75 से, और 1687 में गोलकुंडा गिरा है, मतलब 100-150 साल कुतुब शाही का जो शासन था। तो कुतुब शाही ने एक मंदिर वहां बनाया था, क्योंकि ओरिजिनली वो एक हिल था जिसमें एक मंदिर था, उस मंदिर को नहीं तोड़ा था। मैं अभी गोलकुंडा गया हूँ, हैदराबाद गया था, अभी करीब 15-20 दिन हुए, किसी काम से गया था वहां। मैंने देखा वो मंदिर जस का तस तब भी था, और जब औरंगजेब ने कब्जा किया तब भी था। जामा मस्जिद वहां की टूटी हुई, वो रिकॉर्डेड है, क्योंकि वो एक जंग की बात थी। तो जी, ये, भाई, हम ये कह रहे हैं कि मंदिर तोड़े, तो उसका लेके हम बैठने को तैयार हैं। तुम बताओ ना, हमको प्रमाण दो। मैं तो एज अ हिस्टोरियन, हालांकि ये मेरा मेडिवल हिस्ट्री टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री है। 1857 से हम उसके एक्सपर्ट माने जाते हैं, और फिर आज के दौर में जो हमारी पॉलिटिकल एनालिसिस है वो वेस्ट एशिया को लेके है। जी, हम लेकिन फिर भी मेडिवल हिस्ट्री के हम स्टूडेंट रहे हैं, क्योंकि हमारा हमारा सब्जेक्ट था। एमए हम हिस्ट्री में है, तो उसमें मेडिवल हिस्ट्री में ऑब्वियसली एंशियंट हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट। तो मेडिवल हिस्ट्री पे भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसको लेके कभी कोई बैठे, आमने सामने बात हो, और तब ये समझ में आए कि और अब वो मथुरा वाला जो टेम्पल है, देखिए,
जी, मथुरा में क्या हुआ? अब मथुरा में इसमें जो आप उस समय के बहुत सारे जो औरंगजेब के क्रॉनिकल्स हैं, जैसे यही जो ईश्वर चंद नागर ने जो लिखी ये उसका क्या नाम था, कुतुबा आलमगीरी, इसमें भी मथुरा का मेंशन आता है कि मथुरा में वो रुके, वहां पर जाटों का विद्रोह चल रहा था, उसको उन्होंने उन्होंने दबाया। उसके बाद उन्होंने कुछ वहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स जाटों ने बनाए थे अपने। अच्छा, जाट देखिए, कभी मुझे सबसे बड़ी जो अजीब बात लगती है ना, देखिए जब आदमी को जैसे मैंने कहा कि मराठे जो थे वो शिव और शक्ति के उपासक नहीं थे, जी, वो विठोबा के उपासक थे। तो वो हर हर महादेव और ये लगाएंगे, इसमें डाउट है। उसी तरीके से मथुरा के मंदिर, अगर जाट विद्रोह की वजह से उन्होंने मथुरा के मंदिर तोड़े, तो जाट तो अभी भी मतलब सनातनी कभी वो रहे नहीं, अभी भी अब बहुत हद तक आर्य समाजी हैं। और जाटों के अंदर उस तरह से पूजा पाठ और जो सनातन धर्म के भगवानों को मानना, वैसी कोई स्थिति रही नहीं। तो वहां पर अगर कृष्ण जन्मभूमि, ये लोग कहते हैं कृष्ण जन्मभूमि थी, और जाटों का जो था ये बड़ा, ये और लोग सोचते हैं कि जाट जो है वो कृष्ण भगवान को बहुत मानते हैं। वो यादवों में है। जाटों में देखिए क्या था कि एक वो उनका एक किसान, जो किसान धर्म होता है, वो मानते थे। उसमें उनके ग्राम देवता, उनके अपने गोत्र के लोग, उनके उनके एंसेस्टर्स, उनको वो मानते थे। कोई ऐसे कृष्ण की पूजा करते थे, इतना बड़ा मंदिर बनाया था कृष्ण का, जो तोड़ दिया गया। ये ये इस पे रिसर्च करने की जरूरत है। इस पे कहीं इस पे केस भी सुना, केस वेस भी चल रहा है, लेकिन इसका कोई कोई प्रमाण नहीं है इसका। जी, बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया, हम लोगों ने काफ़ी लंबी बातचीत की औरंगज़ेब आलमगीर के ताल्लुक से, और सबसे अहम बात जो अमरेश साहब ने आज बताई कि वो ये औरंगज़ेब आलमगीर ने कई सारी मंदिरों पर पाबंदी लगाई कि नई मंदिर की तामीर नहीं होगी, या उनका फरमान था। तो उसके पीछे की जो असल वजह थी वो बरहमन का तहफ़्फ़ुज़, उनकी हिफ़ाज़त, और जो पूरी बात निखर कर सामने आई वो ये कि कहीं न कहीं उस दौर में भी ब्राह्मणों से मंदिरों को छीनने की कोशिश की जा रही थी। जो कहा जाता है कि पूजा पाठ सिर्फ ब्राह्मण का ही अधिकार और हक है, बकिया को दूसरे काम करने होंगे। खुदा के जो या ईश्वर के सबसे नज़दीक वो ब्राह्मण होते हैं। तो ब्राह्मण को इस हक से महरूम करने की कोशिश की जा रही थी। तब औरंगज़ेब आलमगीर ने इस तरह के फरमान जारी किए, और बाज़ाब्ता सबूत मौजूद है। स्क्रीन पर आपने इन सबको देखा भी है। तो आगे भी इस पर बहस होगी, एक डिबेट का मौजू है कि क्या वजह थी, क्या उस वक़्त के हालात थे, और इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अमरेश मिश्रा जी, आपने और वो टाइम दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी वाला पॉइंट, वो जी बहुत हाँ, और इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉइंट तो वाक़ई में सबसे अहम है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भी भारत पर अटैक करने की कोशिश की अलग-अलग इलाकों से, औरंगज़ेब ने उनको यहाँ से भागने पर मजबूर किया। मैं तारीख में कहीं पढ़ रहा था अमरेश जी, कि एक मर्तबा इंग्लैंड यानी ब्रिटिश एम्पायर ने बाज़ाब्ता अपने 2 सीनियर ऑफिसर को भेजा था माफ़ी-तलाफ़ी के लिए, कि हाँ, औरंगज़ेब माफ़ कर दे और अरे दोबारा से एक वो शुरू हो पूरा जाए। तो रिकॉर्डेड है। जी, वो पूरा तो रिकॉर्डेड है कि वो पैर पे गिर के उन्होंने सजदा जी, किया, लौट गए, ये किया, वो किया, और अंग्रेजों ने बड़ी गाली दी है कि ये क्या है, इतनी इस तरह तगड़ी से लौट बेइज्जती, लौट के। ब्रिटिश एम्पायर जिनको फ़ख्र है कि हमने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, हाँ, और हमारी वो सल्तनत औरंग में हाँ, कोई ज़ुल्म नहीं होता उनको था, सजदा औरंगज़ेब करवाया था के बकायदा। दरबार में वो मतलब उल्टा पाँव उल्टे होकर के चल कर के गए थे, और हाँ, माफ़ी माँगी थी। तो बहुत, अरे ये बहुत उनको सजाएं दी गई थी, बहुत उठक बैठक कराई गई। अब आज की भाषा में मतलब जी। कायदे से उनको वहां पर ट्रीटमेंट मिला था। जी, बिल्कुल। ये तो ये कहा है। पूरी तारीख़ी सच्चाई औरंगज़ेब ने सब किया, और वाक़ई अगर औरंगज़ेब आलमगीर का जो मिज़ाज था, जिस तरह उन्होंने हिंदुस्तान को ग्रेट बनाया, यहाँ तमिलनाडु से काबुल तक या आसाम से गुजरात तक, वो अगर आज भी रहता तो नो डाउट कि सुपर पावर दुनिया का भारत ही रहता। लेकिन औरंगज़ेब के बाद वाले लोगों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, और भारत मुत्तहिद नहीं हो सका, कई टुकड़ों में तक़सीम हो गया, फिर भारत अंग्रेज़ों का गुलाम भी बना। तो ये पूरी तारीख़ी सच्चाई है। मज़ीद इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अमरेश मिश्रा जी को उनके डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पर भी आप सुन सकते हैं, क्योंकि लगातार वो तारीख़ सच्चाई बताते हैं, ख़ास तौर पर जो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग चल रही है, तो उस जंग के हवाले से जो सबसे सही इन्फॉर्मेशन है, वो अमरेश जी पूरे इंडिया को बताने की कोशिश करते हैं। तो बहुत शुक्रिया अमरेश जी, फिर मुलाकात होगी, और इसी तरह आप आते रहिए और सच्चाई लोगों को बताते रहिए। बहुत बहुत